नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। इस वक्त पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन पर बहस छिड़ी हुई है। एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों एक साथ होंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने संसद में 18 सितंबर से लोकसभा का विशेष सत्र शुरू करने जा रही है। इधर पार्टियां और नेता संभावना जता रहे हैं कि इस विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाया जाएगा। अलग अलग राज्यों से इसको लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर रात, नेताओं में छिड़ी बहसबाजी। कांग्रेस ने बताया लोकतंत्र पर प्रहार, खड़गे का बयान तानाशाह होगी सरकार। बता दें, यह मुद्दा कई बार आम जनता से लेकर राजनेता, अधिकारी, कर्मचारियों के लिए चर्चा का विषय बना रहता है। इस पर छत्तीसगढ़ उप मुख्यमंत्री टी.एस. सहदेव ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन बिना संविधान संशोधन के संभव नहीं है। उन्होंने कहा, केंद्र और राज्य के मुद्दे अलग अलग होते हैं। एक और शगुफा मात्र है कि ये चर्चा इसकी बहुत दिनों से चल रही है। देश आजाद हुआ, पहले चुनाव हुए 1952 से, तो एक साथ ही दोनों चुनाव होते थे। तो कोई नई बात नहीं है कि अभी नई सोच सामने आई है। बीच में सरकारें 5 साल के पहले गिरने लगी। राज की सरकार 5 साल पूरा नहीं हुआ, गिर गई। चेंज नहीं हुई, जैसे महाराष्ट्र में चेंज हुई, गिर गई कि फिर से चुनाव कराना पड़ा। केंद्र में सरकारें गिर गई कि उनको दोबारा चुनाव कराना पड़ा। अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे तो फिर से चुनाव फिर से कराने पड़े। 1.5 साल तक वो प्रधानमंत्री रहे। इन परिस्थितियों में 5 साल का जो क्रम था वो टूट गया और आज भी वो कायम नहीं हो सकता है जब तक कि संविधान का संशोधन ना हो। और संविधान का संशोधन जैसे नगर पालिका और पंचायत के चुनावों की प्रक्रिया है कि बीच में अगर कोई हटता है तो अगला जो आएंगे वो शेष समय के लिए आते हैं। 5 साल के लिए नगर निगम में आपने मेयर बना दिया, बीच में वो हट गए, अपदस्थ हो गए, तो अगले जो मेयर आएंगे वो 5 साल में बचे समय के लिए आएंगे। तो ऐसा कानून आपको देश में बनाना पड़ेगा, वो हो जाएगा। इसमें विचार ये आ रहा है कि कहीं केंद्रीय मुद्दे राज्य के मुद्दों को तो नहीं प्रभावित कर देंगे। अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो एक साथ राज्यों के चुनाव अलग हो सकते हैं, एक साथ केंद्र के चुनाव अलग हो सकते हैं। 2.5 साल के अंतराल में ये चुनाव हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक साथ भी हो सकते हैं। ये विचार चल रहा है, उसमें जो निर्णय होगा वो सामने आ जाएगा। लेकिन ये टिक नहीं सकता जब तक कि आप कानून में, संविधान में ये संशोधन नहीं करेंगे कि जो सरकार चुन के आएगी वो 5 साल के लिए चुन के आई, 5 साल के लिए गिर गई, तो शेष समय के लिए ही अगली सरकार काम करेगी। ये आपको बहुत छोटा सा और सरल सा संविधान संशोधन करना है, ये पास हो जाएगा तो लागू हो जाएगा। वहीं आपको बता दें, दूसरी ओर भाजपा नेता इस निर्णय को अपना पूर्ण समर्थन दे रहे हैं। भाजपा के अनुराग अग्रवाल इस पर कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अच्छी पहल जनता के सामने रखी है और लगातार चुनाव होने से और बार बार आचार संहिता लगने से समय के दुरुपयोग के साथ ही आर्थिक रूप से भी देश को नुकसान पहुंचता है। यह अभिनव पहल है। यदि एक साथ लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम, नगर पालिका चुनाव होते हैं तो यह न केवल देश की आर्थिक व्यवस्था को दुरुस्त करेगा, बल्कि चुनाव कराने में प्रशासन का लगने वाला समय भी बचेगा, जिसे वे देश को आगे बढ़ाने के कार्यों में दे सकेंगे। इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन बहुत आवश्यक है। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक अभिनव विषय जनता के सामने रखा है, क्योंकि आपको मालूम है कि 5 साल तक लगातार विभिन्न राज्यों में चुनाव चलते रहते हैं। लगातार चुनाव होने से वहाँ के विकास पे आचार संहिता लगने के कारण बाधा भी आती है और खर्च भी बहुत होते हैं। तो एक अभिनव प्रयोग है जनता के विचार कि अगर एक साथ चुनाव, अगर पूरे देश के लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, सारे चुनाव अगर एक साथ हो तो खर्चे में कटौती आएगा और ये पैसा देश के विकास में लगेगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मोदी सरकार चाहती है कि लोकतांत्रिक भारत धीरे धीरे तानाशाही में तब्दील हो जाए। एक राष्ट्र एक चुनाव पर सहमति बनाने की नौटंकी भारत के संघीय ढांचे को खत्म करने का एक हथकंडा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पर विचार करते नजर आते हैं और इसे लेकर कई बैठकें भी ले चुके हैं। क्या वाकई देश में इस बार चुनाव इसी फॉर्मूले वन नेशन वन इलेक्शन पर कराया जा सकेगा? लोकसभा के विशेष सत्र में यह बिल लाया जा सकेगा? क्या संविधान में संशोधन किया जा सकेगा? और क्या सभी राजनीतिक पार्टियां इस फॉर्मूले को अपना समर्थन देंगी? तो वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है।
छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लगातार चर्चा हो रही है। हालांकि इस मुद्दे पर टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि ये हो सकता है, संभव हो सकता है, लेकिन इसमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि जो सरकारें गिरेंगी, चाहे राज्य की हो या केंद्र की हो, उनमें जो अगला आने वाली जो सरकार होगी, जो कैबिनेट होगी, वो शेष समय के लिए होगी, तभी यह संभव हो पाएगा। तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि और यह सही भी है कि वास्तव में अगर ऐसी बातें होती हैं तो एक तरह से ठीक भी है, और अगर सरकार इसे संविधान में संशोधन करके लागू करती है तो ये और अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बातें जो हो रही हैं, ये वास्तव में होना भी चाहिए। एक रूपरेखा तैयार करके और सरकार को इस पर कदम बढ़ाने चाहिए। अगर विपक्ष साथ देता है तो ठीक है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जहां जहां राज्यों, जो भी राज्य हैं, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, उन राज्यों की भी सहमति इसमें आवश्यक होगी। ये कानूनी पहलू है। आज इसी कानूनी पहलू पर और वन नेशन वन इलेक्शन पर आज हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। सारिक रईस खान, कांग्रेस प्रवक्ता, सौरभ जागृत, बीजेपी प्रवक्ता, डॉक्टर आलोक सोती, राजनीतिक विश्लेषक। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं सारिक रईस खान, कांग्रेस प्रवक्ता से। सवाल यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात केंद्र की सरकार कर रही है। कांग्रेस ने अपना रुख दो तरीके से पेश किया है। एक टी.एस. सिंहदेव ये कह रहे हैं कि वास्तव में अगर जो संविधान में संशोधन किया जाए तो यह संभव है, राज्यों से सहमति भी ली जाए। लेकिन खड़गे जी कह रहे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनका कहना है कि यह तो लोकतंत्र से तानाशाही की ओर ले जाने की बात है। हमें आपसे इसका जवाब चाहिए कि कांग्रेस आखिर चाहती क्या है, रुख क्या है उसका। देखिए, एक राज्य एक चुनाव का जो ये कॉन्सेप्ट आनंद फानंद में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा अभी आया नहीं है, ऐसी संभावनाएं व्यक्त किया जा रहा है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, उसमें शायद ला सकते। देखिए, भारतवर्ष एक राज्यों का संघ है, इसमें बहुत से राज्य हैं और एक विविधतापूर्ण तरीके से उत्तरी राज्य है, दक्षिण के राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य हैं, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, जहां पर अलग अलग, जहां की संस्कृति है, जहां पे अलग अलग भाषा है, और वहां की राजनीतिक परिस्थितियां अलग है, भौगोलिक परिस्थितियां अलग है। तो आज की स्थिति में सभी राज्यों में एक अलग अलग सरकारें, जिनका कार्यकाल कमोवेश अलग अलग है, और ये सरकारों का, जो राज्य सरकार है, उनका भी एक लोकतांत्रिक अधिकार होता है कि जनता ने जिसे चुना है तो लगभग 5 साल वो अपने कार्यकाल को, जो एक हमारा संघीय ढांचा बनाया गया है, उसके अनुसार कार्य करे। तो ये अचानक से एक देश एक चुनाव का बात लाकर बिना किसी जनमत के, बिना किसी राजनीतिक पार्टियों से, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ है, ये एक फिगर बात है कि एक भारी बहुमत के साथ सत्तारूढ़ है, लेकिन 36 से 37% कुल वोट उसे पिछले लोकसभा चुनाव में मिले थे। तो स्वाभाविक है कि लगभग 62-63% जो दूसरी पार्टियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के जो विपरीत जनमत गया है, वो भी बहुसंख्यक में है। तो उन सभी पार्टियों से पहले एक चर्चा करके, एक विचार विमर्श करके इस बात को लाया जाता, तो निश्चित रूप से जो आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी ये कहा है बात को कि अचानक से इस तरह के लिया जाना एक संघ पर हमला है, और एक तानाशाही जो प्रक्रिया रहती है जिसमें अपने निर्णय एक थोपा जाए, इस तरह की प्रक्रिया करता है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी नहीं, हमें आप ये बताइए, देखिए बहुत ज्यादा हमारे पास समय नहीं है, थोड़ा सा संक्षेप में हमें आपसे ये उत्तर चाहिए कि आखिर कांग्रेस का मोटो क्या है? क्या ये तानाशाही की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया है, या फिर टी.एस. सिंहदेव जी कह रहे हैं कि ये तो संविधान में संशोधन करके किया जा सकता है? तो आखिर स्वीकार्य है या नहीं है, हमें यह बताइए आप। कांग्रेस को स्वीकार्य है या नहीं है
किसकी बात माने हम? टी.एस. सिंहदेव जी की बात माने, खड़गे साहब की बात माने? देखिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वो निश्चित रूप से कही है। और आज की जो परिप्रेक्ष्य वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि जिस तरह से भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उसपे लोकतांत्रिक देश में एक तरह से ये किसी भी निर्णय को थोपा जाना एक अलोकतांत्रिक रवैया और तानाशाही जिसे कहा जाएगा, और ये भारत के संघीय ढांचे को एक खत्म करने का जो प्रयास कहा जाना भी अतिशयोक्ति नहीं हो, क्योंकि पहले भी इस तरह के निर्णय, जैसे मैंने पहले क्या आपसे बात पूरी नहीं होने दी थी कि भाई नोटबंदी जैसे निर्णय आदरणीय मोदी जी ने लादा, जीएसटी के माध्यम से लोगों को कि राष्ट्रीय हित में एक करारोपण हो गए, पेट्रोल और गैस और डीजल के दामों से लगातार एक लंबा चौड़ा कर जनता से वसूला जा रहा है। लेकिन इस कर के वसूलने से ना तो महंगाई खत्म हुई है, ना जनता को रोजगार के कोई अवसर उपलब्ध हुए। तो अगर इनका ये तर्क है कि खर्चा बचाने के लिए और हजारों करोड़ रुपए बचाने के लिए जिससे जनता को फायदा, तो उनके ऐसे निर्णयों से जनता को फायदा कहाँ हो रहा है, यही तो कहना जा रहा है। फिर उसके बाद जो ये प्रक्रिया है उस पर क्यों ये आमूल ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, हम आपके पास आएंगे सर, हम आपके पास आएंगे। सौरभ जागृत जी, सवाल आपसे ये है कि आखिर बीजेपी को ऐसा क्या सपना आया कि तुरंत वन नेशन वन इलेक्शन की बात छेड़ दी? मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मेरा प्रश्न आपके कानों तक पहुंचा? जी एक बार फिर से कह देंगे। जी एक बार फिर से कह देंगे। जी, आखिर बीजेपी को ऐसा क्या सूझा कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने लगी? देखिए, आज जो ये वन इलेक्शन वन नेशन की बात हो रही है, ये कोई अनूठा प्रयोग नहीं है। आपको बता दूं, 1952, 1957, 1962, 1967 में ये एक देश एक चुनाव हो चुका था, विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ हुए थे। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब उस समय एक देश एक चुनाव हुआ था, तो आज एक देश एक चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? दूसरी बात, यदि एक देश एक चुनाव से प्रशासनिक और नीतिगत कार्यों में रुकावट होती है, आचार संहिता लगता है, जिस प्रकार से विकास कार्य रोके जाते हैं, बार बार चुनाव होता है, बार बार आचार संहिता होता है, हर साल देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, आम जनता को पीड़ा होती है। तो जब आम जनता को पीड़ा को हरने के लिए एक देश एक चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी को तकलीफ है क्या? क्या वो देश में रहने वाले आम जनता, आम नागरिक लोग के हितों में बात करने से डरती है क्या? चलिए ठीक है, आम लोगों से बात करने से डरती है क्या? हम डॉक्टर आलोक सोती जी के पास जाएंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो तो देश को फायदा है या नुकसान? माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस बात को अच्छी तरह समझते थे और उन्होंने अपने जीवित रहने तक, चाहे 1952 हो, चाहे 1957 हो, 1962 हो, यहाँ तक 1967 तक के जो चुनाव थे वो वन नेशन और वन इलेक्शन के सिद्धांत पे हुए थे। हमें लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता साहब को ये बात नहीं मालूम थी, तभी वो बात कर रहे थे। उनकी बात से पंडित जी की आत्मा को बहुत आहत हो रहा होगा। उन्होंने देश को बनाया, देश को जोड़ा। 1956 के अंतर्गत जो उन्होंने जो कानून बनाया था राज्यों को जोड़ने का, उसकी आज भी मैं प्रशंसा करता हूँ। दूसरी बात ये हुई थी कि ये क्यों हटा, क्योंकि आपने देखा था कि देश के अंदर इनस्टेबिलिटी आने लगी थी 68 तक, और जो धारा 356 था उसका उपयोग केंद्र ने बहुत दफे करा और राज्यों की चलती हुई सरकारों को गिरा दिया जाता था। तो ऐसे में आपने देखा कि उसके बाद फिर 6 महीने के बाद जब कहते हैं प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया, 6 महीने बाद फिर इलेक्शन होगा। इस वजह से जो ये कड़ी चल रही थी नेहरू जी और भीमराव अम्बेडकर साहब का जो सपना था कि वन नेशन वन इलेक्शन, वो टूट गया था। इसके बाद दूसरा भी कारण आप देखिए कि जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी थी वो हमारे देश में नहीं आ पा रही थी। आपने विशेषकर देखा कि राजीव गांधी जी के बाद, हत्या के बाद वो जो इलेक्शंस हुए उनकी सरकार जाने के बाद 10 साल बड़ा अनस्टेबिलिटी रहा, 1689 से लेकर 99 तक। लेकिन आप देखिए 99 से 2004 तक
अटल बिहारी वाजपेयी की पूर्णकालीन 5 साल सरकार चली, उसके बाद यूपीए 1, यूपीए 2 चला। इसके बाद आप देख रहे हैं कि 2 पूरी कंप्लीट सरकारें चल रही। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो है, वो हमारे देश के अंदर फिर से आ गई है। और आपने देखा कि जो धारा 356 है, जिसमें केंद्र जो है किसी भी सरकार को, किसी भी राज्य की सरकार को जो है बर्खास्त कर सकती है, ऐसा आपने देखा कि पिछले 10 सालों में आपको ऐसा कोई भी इंसिडेंट देखने को नहीं मिला है। तो 2 मुख्य कारण थे कि हमारे अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं थी, और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण जो है इस तरीके की बात हमारे सामने आ रही थी। तो ऐसे में अब आप देख रहे हैं कि देश काफी मैच्योर हो चुका है, आगे की तरफ है। और ऐसा नहीं है कि 67 के बाद कोई ऐसा संविधान के अंदर परिवर्तन कर दिया गया हो कि आप ये काम हो ही नहीं सकता। जो पहले काम चला आ रहा था, वन इलेक्शन, वो अब नहीं होगा, ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये कार्य हो सकता है। हाँ, इसमें थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाने के लिए जो अभी प्रवक्ता जिनका आप दिखा रहे थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, उन्होंने बहुत सही कहा कि अगर हम थोड़ा सा परिवर्तन कर दें कि अगर किसी वजह से सरकार अगर पूरे 5 साल नहीं चलती है, तो अगर वहां पे हमको इलेक्शन कराना पड़ा तो उस टाइम पीरियड को सेम रखने के लिए उतने टाइम पीरियड के लिए ही सरकारों का चयन हो, ये एक अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और चूंकि ये मूलभूत ढांचे में करना है, बड़ा चेंज है, तो इसलिए 2/3 की आपको जरूरत पड़ेगी, यानी 60% जो है इसमें जरूरत पड़ेगी इस प्रकार को, मतलब इस कार्य को और स्टेबिलिटी देने के लिए। क्योंकि पहले होता आया है, ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं आया कि ये अब हो नहीं सकता। नेहरू जी के जमाने में खूब कायदे से हुआ है, अब भी हो सकता है, लेकिन इसको और बेहतर करने के लिए कि केवल एक अमेंडमेंट लाना है कि अगर हमारा किसी वजह से सरकार जो है टूट जाती है, पूरे 5 साल नहीं चल पाती है, तो जो अगली सरकार का चुनाव होगा वो केवल उसी टाइम स्पेंड के लिए होगा, ना कि पूरे 5 साल के लिए होगा। तो हमें उम्मीद है कि जो माननीय जवाहरलाल नेहरू जी के समय होता आया था, कांग्रेस को इसमें ज्यादा आपत्ति नहीं होनी चाहिए और इसको बेहतर तरीके से आगे करना चाहिए। पॉलिटिकल मैच्योरिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सोशल स्टेबिलिटी हमारे देश में आ चुकी है। जी, सारिक रईस खान जी, सवाल देखिए एक के बाद एक आ ही रहे हैं और आप कहेंगे कि हमारे साथ विपरीत ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तो जब ऐसे सवाल आएंगे तो उसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। इसमें अब पत्रकारों के ऊपर जैसे कि कांग्रेस की एक आदत है कि वो लगा देती है आरोप कि आप कहाँ के प्रवक्ता हैं, तो ऐसा आरोप आप ना लगाइएगा, आपसे उम्मीद भी नहीं है। लेकिन सवाल बनता है, सवाल इसलिए बनता है कि अगर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ही सपना था, अम्बेडकर जी का ही सपना था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो और 67 तक चला भी, तो ऐसी क्या परिस्थितियां तब्दील हो गई कि खरगे जी को कहना पड़ा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है वो स्थितियां वो तो लोकतंत्र से एक तरह से तानाशाही की ओर ले जाएगा। क्यों? जी, सारिक रईस खान जी। विश्लेषक जी ने अभी कहा कि 1952 में, तो मैं एक बात बड़े सम्मान के साथ, बड़े राजनीतिक जानकार हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि 1952 में देश में पहली बार आम चुनाव हुए थे। उस समय जनसंख्या भी सीमित थी, संसाधन भी सीमित थे, राज्यों की संख्या भी सीमित थी। तो उस समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। उसके बाद राजनीतिक स्थिरताएं इतनी आ गई। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा कि अब 10 साल में ऐसा किसी सरकार को बर्खास्त नहीं किया, चलो बर्खास्त नहीं किया, लेकिन इन 10 साल में मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, गोवा में जो चुनाव हो, जहां पर चुनी हुई सरकार में कहीं ना कहीं दल बदल करके दूसरी सरकार बनी है, ऐसे कम से कम 9 से 10 उदाहरण है 10 साल में, जहाँ पर जो जिसमें इनके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का दबाव या जोड़ तोड़ की राजनीति का ही परिणाम था। तो हमें आपत्ति इस बात की है कि इन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का जो उद्देश्य है वो कोई जनता के हित में नहीं, उनका उद्देश्य है महंगाई और जो उनकी सरकार की, केंद्र सरकार की विफलताएं हैं उसे ध्यान हटाना है, और जो अपने राजनीतिक फायदा उठाने का जो प्रयास करना है उस बात पे हमें आपत्ति है। देखिए, नहीं, आप अगर जो आप विपक्ष हैं तो आप ध्यान हटने ही ना दीजिए ना, ऐसा उपाय कीजिए कि महंगाई और भी जो तमाम मुद्दे हैं उससे ध्यान ना हटे लोगों का, वो तो आपका काम है। अगर आप उसे ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे तो इसका ठीकरा जो है आप सरकार पर नहीं फोड़ सकते।
आप माने या ना माने, ये जो मुद्दे हैं वास्तव में जो जनता के मुद्दे हैं, ये उठाना तो विपक्ष का काम है। सड़क से सदन तक ये उठाएगी। लेकिन सवाल यहां पर यह है वन नेशन वन इलेक्शन की बात, कि आखिर जब आप कह रहे हैं कि सीमित संसाधन थे 1952 में पहली बार चुनाव हुआ था, इसलिए सब एक साथ हुआ, परिस्थितियां बदल गई। क्या जब सीमित संसाधन थे तब एक साथ चुनाव हो सकता था? आज संसाधन भी हैं, ठीक ठाक चीजें हैं, तो क्या बराबर लगातार जनता के पैसे को इसी तरह से खर्च करना उचित होगा? वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो जाए तो क्या इससे पैसे की बर्बादी नहीं रुकेगी? क्या कम जी, और क्या जो सरकारें हैं, जो सरकार है, वो एक तरह से व्यवस्थित नहीं चल पाएगी? कुछ अच्छा नहीं होगा क्या? नहीं देखिए, बिल्कुल इसको, लेकिन एकदम ऐन चुनाव के 2, 4, 5 महीने पहले जब 5-6 राज्यों में चुनाव है, 4-6 महीने में लोकसभा चुनाव है, उस समय इस तरह का विशेष सत्र बुला के आनंद फानंद में लाना सरकार की नीति और नियत दोनों पे ही खोट प्रदर्शित करता है। तो इस बात को अगर सरकार एक समय लेती है, उसमें सभी दलों के लोगों को शामिल करते हैं, उसमें एक विचार होता है, एक विमर्श होता है और एक संविधान संशोधन का ऐसा प्रयास होता है कि जिसमें राज्यों की भी जो सरकार है, देखिए मैंने पहले कहा कि एक संघीय ढांचा जो हमारा, जिसमें राज्य एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं, तो उसमें जो राज्य सरकारें हैं उसमें कुछ ऐसा वो रहे कि जोड़ तोड़ या खरीद फरोख्त के द्वारा या दल बदल के द्वारा किसी भी तरह से कोई सत्ता परिवर्तन ना हो। वो सरकार 5 साल के लिए जो सरकार चुन गया है आम चुनाव के माध्यम से, वो स्टेबल रहे। तो एक प्रक्रिया के तहत में ये चीजें होती, तो इसमें जरूर एक बात रहती है कि सरकार की नीति और नियत दोनों अच्छी है और एक जनता के भले के लिए और लोगों का समय और पैसा दोनों ही बचाने के लिए देश का इस तरह के प्रयास हो रहे। लेकिन जो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए संघीय ढांचे पे हमला करने का प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। मतलब आप ये मानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन संघीय ढांचे पर प्रहार है? चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे, इसका भी जवाब लेंगे, लेकिन अब समय हो चुका है सौरभ जागृत जी के पास जाने का। सौरभ जागृत जी, वास्तव में कांग्रेस का ये कहना कि आनंद फानंद में ये बातें कहना क्या उचित है? जब लोकसभा इलेक्शन नजदीक हो, विधानसभाओं के इलेक्शन नजदीक हैं, उस समय ये बातें उठाने का विशेष कोई औचित्य? देखिए, ये आनंद फानंद की बात नहीं है। आपको बता दूं, मैं चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग और संविधान समीक्षा आयोग ने इस पर कई महीने पहले से विचार विमर्श चालू कर दिया था और विधि आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दल, क्षेत्रीय पार्टी और प्रशासनिक अधिकारियों की राय विमर्श के लिए 3 दिन का कॉन्फ्रेंस भी किया। और रही बात यदि एक देश एक चुनाव की बात होती है, तो मैं आपको बता दूं, जब हर वर्ष कोई ना कोई राज्य में चुनाव होते हैं, आर्थिक लगता है, पैसे लगते हैं, जनता को कहीं ना कहीं झेलना पड़ता है। यदि एक देश एक चुनाव होगा, 5 साल में एक चुनाव होगा, उसमें आर्थिक जो व्यय होगा, जो पैसे का व्यय होगा, वो नहीं होगा, आप कहना ये चाहते हैं। लेकिन एक बात और है, इसमें कर्मचारी वर्ग जो उपयोग होते हैं, चाहे वो सुरक्षा बल हो, चाहे शिक्षा कर्मी हो, बार बार उनकी चुनावी ड्यूटी लगाना, जो महत्वपूर्ण कार्य है उनका, देश बल के जो सुरक्षा कर्मी, उनका देश की सेवा करना, शिक्षा कर्मी है जिनको बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, कहीं ना कहीं तो प्रभावित होते हैं। आम जनता चुनाव बार बार होने से प्रभावित होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये विचार विमर्श किया, भारत में एक देश एक चुनाव हो, ताकि आम नागरिक के जो विकास कार्य है वो ना रुके, आम नागरिक के जो नियुक्ति कार्य है वो ना रुके, कहीं ना कहीं आम जनता को लाभ पहुंचाने का प्रयास इस एक देश एक चुनाव के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है। आलोक सोती जी, डॉक्टर आलोक सोती जी, सवाल आपसे ये है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है और ये भी बात हो रही है कि अगर जो कोई सरकार अगर गिर जाती है बीच में, तो आने वाले अवधि के लिए ही इलेक्शन हो, यानी इलेक्शन होगा। बीच में अगर जो कोई सरकार गिर जाती है तो इलेक्शन होगा, खर्चे तो उसमें भी होंगे। तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन का औचित्य क्या है, यह समझना चाहेंगे हम आपसे। भारत में 29 राज्य हैं और आप उसको सोचिए कि सब अलग अलग होंगे, तो आपको 29 हर महीने रखेंगे तो भी 29 महीने चाहिए होगा। अब इसको जो है 12 से डिवाइड कर लीजिए, 12 दूना 24,
तो यानी 2 साल 2.5 साल तो आपके यहाँ तो स्टेट के इलेक्शन ही चलते रहेंगे। तो और आप जानते हैं कि प्रत्येक इलेक्शन में क्या होता है। देखिए, मैं वही कह रहा था कि श्रीमती इंदिरा गांधी जब आई थी उस समय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, क्षेत्रवाद बहुत बढ़ रहा था और उनको मजबूरी बस या कुछ पॉलिटिकल राजनीतिक बस से उनको जो है धारा 356 का उपयोग करना पड़ा और उसमें काफी बात चली गई। पानी अब गंगा से बहुत बह गया है। हम सिर्फ 2 फैक्टर बता रहे हैं कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ गई। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, हमने यहाँ पे सरकारों को गिरते बदलते देखा हुआ है। 2.5 सरकार का फार्मूला होते देखा है और वो पूरा भी नहीं होते देखे। लेकिन अगर आप देख लीजिए कि सुश्री मायावती जी के समय से देख लीजिए 5 साल की पूर्ण सरकार चली, क्यों? क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी। हमारे उत्तर प्रदेश जो कि शिक्षा के दर से कम माना जाता था, लेकिन इतना पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी हो गया है कि उसने जो है बसपा को पूरा 5 साल पूर्ण बहुमत किया, सपा को पूर्ण बहुमत दिया और 2 बार से बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहा है। इसका मतलब है कि अगर इसको हम एक केस मॉडल माने तो इसका मतलब है जब उत्तर प्रदेश जैसे जहाँ पे धर्म और जाति के आधार पे चुनाव होते हैं उसमें भी इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि पूर्ण बहुमत की सरकार को देती है। उसको समझ में आया है कि अल्पमत की जो सरकारें होती हैं उससे कोई फायदा नहीं होता है, राज्य का विकास नहीं होता है। ये बात हमारे गाँव में जो ननकाऊ बैठे हैं, रामलाल बैठे हैं, बाबूलाल बैठे, रजाक बैठे, सबको मालूम है क्योंकि असली वोटर तो वही है, वही ज्यादा मेजॉरिटी में है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास 29 राज्य हैं। अगर हम ऐसी स्थिति में इसके अगर 50 या 60% राज्यों में एक साथ कर लेंगे तब भी हमारे पास जो है चुनाव कराने के लिए बहुत कम समय बचेगा। केवल यहाँ पे ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं करा सकते हैं। शुरू में पंडित जी ने 4 दफे कराया ही था उस समय में, हालांकि 64 में उनका देहांत हो गया था, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी रहे होंगे तो इस तरीके का बात हुई थी, कांग्रेस के ही समय में हुआ था। तो अब हमको लगता है, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि हमारे वोटर्स में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है। हमारे जो समाज है, हमारा जो देश है, हमारा जो भारत है, उसके अंदर जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि सब राज्यों में शांति है। आज आपको कहीं भी कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है जितना हमने सन 80 में आसाम में देखा, आदि इत्यादि देखा। तो ऐसे में अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होता है और हम 60 से 70% इस देश को करा ले जाते हैं इलेक्शन, तो वो भी देश के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। केवल आपको एक छोटा सा अमेंडमेंट करना है कि आपने देखिए अभी इसमें जो है जितनी भी सरकारें बदली हैं वो कानूनन बदली है, किसी में भी संविधान का कोई भी उल्लंघन नहीं हुआ है। मान्यवर, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो राजीव गांधी जी दल बदल कानून लाए थे कि 2/3 मेजॉरिटी से कम में आप नहीं जा सकते, उसका पूरा पालन हुआ। अब इनसाइड क्या हुआ वो हमको नहीं मालूम, क्योंकि हमें मालूम है कि पॉलिटिक्स इज ए डर्टी थिंग और ये बात को सब एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमको इस सिस्टम को एक्सेप्ट करना है। तो उसके अंदर जो चीजें हैं उसका फिल्टरेशन करना है। वो धीरे धीरे जो हमारे युवा 18 साल के आ रहे हैं, जो ईमानदारी से जिंदगी जी रहे हैं, थोड़ा सा उनके अंदर मैच्योरिटी आएगी तो जितनी भी गंदगी है राजनीति में वो साफ हो जाएगी। तो ओवरऑल दिख रहा है कि इसमें कोई हमको नजर नहीं आ रहा है कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन ना करा पाए। जी, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन हम ना करा पाए ऐसी कोई बात दिख नहीं रही है। फिलहाल हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात अगर जो हो रही है तो वास्तव में ये एक अच्छी बात है। अगर ऐसा होता है तो जो देश में चुनाव में खर्च होने वाले पैसे हैं वो भी बचेंगे, जो कि देश के विकास के काम आएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए।